हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी या इसे ही प्रवर्धिक आवर्त सारणी के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है और दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी संरचना क्या होती है, पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें सबसे पहली बात तो ये आता है कि इस सारणी को किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए, हम इतनी बात बता दें कि ये जो क्या है दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इसको बनाने में सहयोग दिया है, परंतु मुख्यतः 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसमें ज़्यादा सहयोग दिया है। उसमें से सबसे पहले हैं जिनका नाम है रेंग, ठीक है, और दूसरा है बर्नर और तीसरा है बरी। पहले है रेंग, दूसरा है बर्नर और बरी। इन 3 वैज्ञानिकों ने, अब देखिए यहाँ से सिंपल में हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो देखिए जो रेंग है, बर्नर है और जो बरी है, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो बोर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोर जो वैज्ञानिक है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, तो बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही इन्होंने ये सारणी दिया गया है। ठीक है, तो समझिए हमने लिखा है कि रेंग, बर्नर और बरी आदि वैज्ञानिकों ने बोर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिन्हें हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको सिंपल से कि इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, बोर द्वारा जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसके आधार पर ही इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाया, जिन्हें इन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा, तथा इन्हें ही हम बोर का आवर्त सारणी के भी नाम से जानते हैं। क्यों हम बोर के आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर तो बनाया, परंतु वो किस पर आधारित था, तो बोर द्वारा दिए गए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस पर ये आधारित है, इसलिए हम बोर के क्या आवर्त सारणी के भी नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इनकी संरचना पर या इनकी विशेषताएं। यहाँ पे हमने लिखा है दीर्घ आवर्त सारणी की संरचना। ठीक है, संरचना कह दे, ठीक है, तब भी आपको यही लिखना है, विशेषताएं कह दे, लक्षण कह दे, गुण कह दे, ये कुछ भी कह के आपसे पूछा जा सकता है, आपको यही बात लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, मतलब 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग कहें या समूह होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आप कहेंगे नहीं सर, आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, तो ये सभी हमने मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाया था, उसमें भी हमने बताया है। ठीक है, देखिए आवर्त का मतलब होता है ये, ठीक है, ये होता है आवर्त। ठीक है, मतलब इस प्रकार जो होगा, ठीक है, आवर्त होगा। और 18 वर्ग का मतलब होता है इस प्रकार। सपोज दैट आप समझ गए होंगे, यही इस प्रकार आवर्त सारणी होता है। तो देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5, इस प्रकार कितना, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 7 आवर्त होंगे और इस प्रकार कितने 18 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 18 वर्ग होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आवर्त 7 होंगे, वर्ग कितने होंगे या समूह 18 होंगे। ठीक है, दूसरा आता है कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व जो होता है, प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो धात्विक क्षार होता है और जो अंतिम तत्व होता है वो अक्रिय गैस होता है। समझ के ये बात कि प्रत्येक आवर्त का मतलब ये जो प्रत्येक पहला आवर्त का ये पहला है तत्व जो हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, धात्विक क्षार होगा, और जो अंतिम वाला इसका तत्व होगा वो क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो तत्व आएगा वो भी क्या होगा, धात्विक क्षार होगा। इसका मतलब ये सभी जो भी इस वाले में आएंगे वो सभी धात्विक क्षार होंगे, मतलब सॉरी क्षार धातु होंगे, और जो अंत में आएंगे इस वाले में वो सभी अक्रिय गैस होंगे।
ठीक है, जिसे हम 0 श्रेणी में रखे गए हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। अगला आता है तीसरा भी आप समझिएगा, ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है। ठीक है, समझिए, आवर्त संख्या मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात कक्षकों की संख्या के आधार पर बनाई गई है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आवर्त संख्या है, ये हमने बताया ना कि 7 आवर्त होते हैं, तो जो आवर्त संख्या आवर्त है, आवर्तों की जो संख्या बताई गई है, आवर्त संख्या जो 7 बताया गया है, ये कक्षकों की संख्या पर बताया गया है। हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है और इसकी चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो ये कक्षाएं अभी तक जितने भी परमाणु खोजे गए हैं उसमें सबसे अधिक जिसकी कक्षा है वो कितना आज तक कक्षा ढूंढा गया है, मतलब सबसे अधिक कोई परमाणु की कक्षा है तो वो 7 तक ही कक्षा है, उससे अधिक कोई भी परमाणु नहीं है जिसकी कक्षा 7 से अधिक हो। तो 7 कक्षक नहीं है, इसलिए मतलब 7 अंतिम 7 है, इसीलिए 7 मतलब आवर्त बनाया गया है। यदि आगे चलकर मान लेते हैं कोई तत्व खोजा गया जिसका क्या होगा, कक्षक 8 हो गया, तो आवर्त सारणी फिर से 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि आवर्त संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर बनाई गई है, या मुख्य क्वांटम संख्या ना कहकर आप कह सकते हैं कि आवर्त संख्या कक्षकों की संख्या के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, सिंपल वे में। और चौथा यहाँ पे आता है, ये सभी आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। ठीक है, जिसे हम मैजिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पे कहा गया कि आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्रमशः इतना इतना होता है। मतलब आवर्त जो सारणी है उसमें पहले जो आवर्त है उसमें 2 तत्व होंगे, मतलब ये वाले जो सारणी है इसमें 2 तत्व होंगे, दूसरे वाले में कितना 8 होंगे, तीसरे वाले में भी 8, चौथे वाले में 18 होंगे, पांचवें वाले में 18, फिर से छठे वाले में 32 और 7वां अभी कंफर्म नहीं हुआ है, 32 ऐसे हम लेके चलते हैं बट उसका कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो और इन्हीं नंबरों को हम मैजिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर हमें कमेंट सेक्शन में केवल आप बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी सभी पढ़ाई कीजिए। सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, उसको आपको अच्छे से समझना है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।